गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास में चैप्टर 8 की बात चल रही थी, कोशिका संरचना और कार्य की, जिसमें हमने बात की थी कि जो कोशिका होती है उसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर पादपों की छाल या कॉर्क में देखा था। फिर इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने रुचि के अनुसार अध्ययन किया और कोशिकाओं के अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं उनकी खोज होती चले गए। 1674 में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया था, दांतों के मेल के अंदर जीवाणु वगैरह का। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज कर दी थी कोशिका के अंदर। किसकी खोज कर ली? कोशिका के अंदर केंद्र की खोज की गई थी। इसी प्रकार 1772 में कॉर्टी नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर एक जीव द्रव्य पदार्थ की खोज की। यानी उन्होंने बताया कि कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जो झिल्ली से गिरा हुआ रहता है, उसे उन्होंने साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य नाम दिया था। तो इस प्रकार कोशिका के बारे में जैसे जैसे अध्ययन होता गया वैज्ञानिक आगे बढ़ते गए और 1838-39 में दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जिनके बारे में अध्ययन कर चुके थे, थियोडोर स्वान एवं मैथियास जैकब स्लाइडर नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका से संबंधित एक सिद्धांत दिया था, जिसे कोशिका सिद्धांत कहा गया था। रुडोल्फ विर्चो ने इस कोशिका सिद्धांत में कुछ परिवर्तन किया, जिसे आधुनिक कोशिका सिद्धांत नाम दिया गया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक, आनुवंशिकी की इकाई होती है। यानी शरीर के सजीवों के शरीर का निर्माण करती है, आकारिकी का निर्माण करती है। कोशिका सजीवों के शरीर में होने वाली जितनी भी उपापचय क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं हैं, उनको संपादित करती है, इसलिए इसे क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इसी प्रकार सजीवों के अंदर जो रासायनिक पदार्थों के बने हुए कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती, जिन्हें हमने गुणसूत्र या डीएनए नाम दिया था। वे गुणसूत्र या डीएनए सजीवों के गुणधर्मों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती थी। अर्थात कोशिका ही सजीवों के गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने का कार्य कर रही है, इसलिए इसे संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा आनुवंशिकी की मूलभूत इकाई कहा जाता है। आगे जाके जैसे जैसे कोशिका के बारे में अध्ययन होता गया तो हमें कोशिकाओं जो जीवों के अंदर उपस्थित थी वो दो प्रकार की थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें जीव द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य तो पाया जाता है, लेकिन उनके अंदर जो केंद्रक होता है वह केंद्रक एक झिल्ली द्वारा आबद्ध नहीं होता है। यानी जो ये कोशिका है, इनके अंदर जो केंद्रक है वो केंद्रक पूरे जीव द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है। यानी न्यूक्लियोइड प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। प्रकार का क्या पाया जाता है? केंद्र पाया जाता है। तो ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इसके अलावा इन कोशिकाओं में कोशिकांग नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, हरितलवा, रिक्तिकाएं। ऐसी संरचनाएं जो उपस्थित थी कोशिका में वो भी नहीं पाई जाती है। ये कोशिकाएं
आदिम यानी सरल प्रकार की होती है। आकार की दृष्टि से बात करें तो कोशिकाओं का आकार 0.1 से 25 माइक्रोमीटर तक होता है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा की पाई जाती है, जिसका आकार 0.3 माइक्रोमीटर होता है। यानी माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। जंतु कोशिकाओं में बात करें तो सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ क्लोरोनमोने लाइक ऑर्गेनिज्म की होती है, जिसका आकार लगभग 0.1 μm होता है। कोशिका के चारों ओर, सामान्य रूप से बात करें तो कोशिका के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जो सेलुलोज पदार्थों से निर्मित होता है। लेकिन ये देखा गया है कि कोशिका जो भित्ति होती है वह पादप कोशिकाओं में तो होती है, लेकिन प्राणी कोशिकाओं के अंदर इस प्रकार की संरचना नहीं पाई जाती है। प्राणी कोशिकाओं में या पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के अतिरिक्त एक और पतली झिल्ली पाई जाती है जो जीव द्रव्य को अपने चारों ओर घेरे हुए रहती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस कोशिका झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ प्रवाहित होता रहता है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। इस तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है या जीव द्रव्य नाम कहते हैं। इस जीव द्रव्य में ही समस्त जैविक क्रियाएं यानी जीवन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो संपन्न होती है। समस्त उपापचय क्रियाएं संपन्न होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होते हैं, यानी जिन्हें हम कोशिकांग भी कहते हैं। यानी जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने वाली संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। इस जीव द्रव्य के अंदर एक सघन पिंड पाया जाता है जो धोरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इस सघन पिंड को केंद्रक कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है? केंद्रक कहा जाता है। और एक धोरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है जिसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इस आवरण को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के अंदर विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र रासायनिक पदार्थ डीएनए, रासायनिक पदार्थ डीएनए से बने हुए होते हैं। डीएनए का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इकाइयों से मिलकर इन रासायनिक यानी आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो मैं बात कर रहा था प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक पाया जाता है वह दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, जिससे केंद्रक समस्त जीव द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। उसे न्यूक्लियोइड नाम दिया जाता है। इस प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के समान विभिन्न कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर यही होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी इनमें जो केंद्रक होता है वह केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, जिससे केंद्रक का समस्त जीव द्रव्य या पदार्थ पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है। जबकि इनके अंदर दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ सुसंगठित और एवं विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा इनमें क्या क्या अंतर होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बात करें तो इनमें संरचनात्मक यानी आकार की बात करें
प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आकार की बात करें अपन, पहला पॉइंट, तो इनका जो आकार होता है 0.1 से 5 μm तक होता है और इनका आकार 5 μm से अधिक होता है, 5 माइक्रोमीटर से अधिक होता है। दूसरी बात करें कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति जो होती है, यानी कोशिका झिल्ली का के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। वह कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एमिनो अम्ल, शर्करा, यूरेमिक पदार्थों से या अम्लों से मिलकर बनी हुई होती है। अम्लों से मिलकर बनी हुई होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें कि कोशिका भित्ति किसकी होती है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पादप कोशिकाओं में तो कोशिका भित्ति पाई जाएगी, लेकिन जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब पादप कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वह कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती है। कोशिका कला की बात करें, यानी कोशिका झिल्ली, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर यह उपस्थित होती है और स्टीरोल व अन्य प्रकाश संश्लेषी जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा निर्मित होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पादप व जंतु दोनों में ही उपस्थित होती है, पाई जाती है, जो सामान्यतः स्टीरोल्स, प्रोटीन आदि से निर्मित होती है। चौथे पॉइंट की बात करें इनमें, केंद्र। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उनमें केंद्रक तो पाया जाता है, लेकिन केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, यानी केंद्रक झिल्ली से रहित केंद्रक पाया जाता है, जिसके कारण वह केंद्रक का जो पदार्थ होता है वो पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है वह केंद्रक एक दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है, एक दोहरी झिल्ली से युक्त होता है, जिससे वे हमें सुस्पष्ट रूप से जीव द्रव्य में पाया जाता है, यानी कोशिकाओं के मध्य भाग की ओर या पार्श्व भाग की ओर उपस्थित होता है। इसके बाद बात करें रिक्तिकाओं की, माइटोकॉन्ड्रिया की, लाइसोसोम की, गोल्गी उपकरण की, वो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित होते हैं। इसके अलावा बात करें अपन उपापचय क्रियाओं की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अवायवीय प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती हैं, यानी वायु की अनुपस्थिति में भी इनके अंदर जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है। जबकि जंतुओं के अंदर वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती हैं, जिन्हें हम ग्लाइकोलाइसिस चक्र के रूप में, क्रेब्स चक्र के रूप में अध्ययन करते हैं। अब बात करें डीएनए पदार्थ की, तो डीएनए पदार्थ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लगभग जो डीएनए क्षारक होते हैं वो 28 से 73 प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित लगभग 40 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक यानी डीएनए क्षारक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आकार और आमाप की बात करें अंतर के बाद,
कोशिकाएं जो होती हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, वो जीवों में अलग अलग आकार की पाई जाती हैं। कई जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं वे वृत्ताकार, गोलाकार, डंडाकार, लंबे आकार की कोशिकाएं होती हैं, तारे के आकार की, ताराकार, लंबाकार, त्रिभुजाकार प्रकार की, यानी अलग अलग आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे हम बात करें आरबीसी की, आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं जो द्विडंबलाकार होती है, दो अवतलाकार होती हैं ये। तंत्रिका कोशिका की बात करें हम तो ये तारे के आकार की होती है। जैसे कोशिका होती है तो इसके अंदर तारे के आकार की कोशिकाएं होती हैं। अगर हम बात करें श्वेत रक्त कणिकाओं की तो वो अनियमित आकार की होती है। WBC जो होती है वो अनियमित आकार की होती है, इनका आकार का कोई निश्चित वो नहीं होता है। तो इस प्रकार इनका आकार भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जीवाणु कोशिकाएं लंबी डंडाकार होती है। बात करें माप की तो हम पहले बात कर चुके हैं कि जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं का जो आमाप होता है वो 0.1 माइक्रोन से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, तथा सबसे बड़ी जो कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो इस प्रकार इनके आमाप अलग अलग होते हैं। बात करें सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है, जिनका आकार या लंबाई 1 मीटर तक होती है। यानी शरीर के अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं वे लगभग 1 मीटर लंबी होती है। इस प्रकार कोशिकाओं का आकार सूक्ष्म से लेकर बहुत विशाल तक, छोटे से लेकर 1 मीटर लंबाई तक होती है। तो इस प्रकार हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर देखा, आकार आमाप देखा, छोटी और बड़ी कोशिकाओं के बारे में हम जानते हैं। धन्यवाद।